हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 4 सेट्स को नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, इस वीडियो में आपको टोटल 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ दिए जा रहे हैं जो कि बेस्ड ऑन NCERT पैटर्न पे है। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नीचे अपना स्कोर कमेंट करके बताएं कि आपने आउट ऑफ 35 से कितना स्कोरिंग किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि बल की परिभाषा आती है। बताइए कि बल की परिभाषा जो आती है वो कहाँ से आती है, न्यूटन के गति के किस नियम से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति के प्रथम नियम से बल के परिभाषा मिलता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि बल का व्यंजक जो F बराबर ma होता है ये कहाँ से मिलता है, तो गति के दूसरे नियम से, यानी कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, गति के पहले नियम को हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व कहते हैं, गति का प्रथम नियम ही है जड़त्व का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी होती है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें में क्या क्या शामिल होती हैं। तो रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे होती हैं, उसको कहते हैं। अवरक्त तरंगे होता है, दृश्यमान प्रकाश, परावैगनी, एक्स किरण और गामा किरणें इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कैथोड जो किरण दिख रहा है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार ये पूछा गया कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा जेनॉन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। XE से इसको डिनोट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है वो पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देता है। तो बताइए कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम यहाँ पे टिक करना होगा कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ऑप्शंस में जल वाष्प दिखे तो वहाँ पे हम जल वाष्प को सबसे पहले ऊपर रखेंगे। ठीक है, जल वाष्प सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन ग्रंथि नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कि हार्मोन ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लार ग्रंथि जो एक प्रकार की हार्मोन ग्रंथि नहीं है। इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखा है। जैसे देखिए, लार ग्रंथि एक बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है, कह सकते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, जो धमनियों की प्रणाली से लार उत्पन्न करती है। लार हमारे मुंह को चिकना करने के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ भोजन को निगलने और उसके पाचन में मदद करती है। ये तो हो गया लार का जो कि महत्वपूर्ण कार्य है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो लार होता है इसका pH वैल्यू कितना होता है। बताइए, लार का pH वैल्यू होता है 6.5। ठीक है, 6.5, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि हार्मोन ग्रंथि क्या है। तो हार्मोन ग्रंथि संबंधित ये सभी पॉइंट्स जो कि यहाँ पे आप दिए गए, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटकों में से किसे एकीकृत सर्किट के भीतर विकसित नहीं किया जा सकता। एकीकृत सर्किट के भीतर विकसित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ कर के समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, के माध्यम से 2 या अधिक सर्किटों के बीच ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। इसे एकीकृत सर्किट के भीतर विकसित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर को टिक करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यूरेनिनाइट, ठीक है, यूरेनिनाइट किसका एक अयस्क या खनिज है। बताइए कि यूरेनिनाइट किसका एक खनिज या फिर अयस्क है। तो राइट आंसर यूरेनी, नाम से क्लियर हो जा रहा है, यूरेनियम। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यूरेनियम के अन्य 2 जो कह सकते हैं अयस्क कौन कौन से जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है। पहला तो आप ध्यान रखेंगे पिच ब्लेंड और साथ ही साथ दूसरा कार्नेटाइट। ठीक है, कार्नेटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि मांसपेशियों का अध्ययन कहते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन जो होता है वो किसको कहते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए मांसपेशियों का अध्ययन हम मायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी को फिलहाल यहाँ पे टिक करेंगे, लेकिन बाकी को भी समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि माइकोलॉजी की बात करें तो माइकोलॉजी में क्या होता है, कह सकते हैं कि कवकों का अध्ययन। ध्यान रखिएगा, कवकों का अध्ययन जो होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में हम लोग ऊतकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। और नेफ्रोलॉजी की बात करें तो इसमें किडनी का अध्ययन किया जाता है, नेफ्रोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, तो सही आंसर इसमें क्या होगा, हरित गृह प्रभाव का जो अर्थ होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना, यही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण कितना mg प्रति लीटर में होता है। तो देखिए ये थोड़ा सा वेरिएशन कर सकता है इधर उधर, लेकिन आपका एग्जैक्ट जो होता है वो 1.3 से 1.5 के अराउंड में होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, ठीक है। वायु में रंगहीन हो जाता है पीतल, बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीतल जो है वो किसका किसका मिश्रण है। अक्सर पेपर में देखने को मिलता है पीतल किसका मिश्रण है, तो ध्यान रखिएगा कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। कॉपर और Zn का Cu और Zn का मिश्रण होता है पीतल। तो अगर हम बात करें कि रंगहीन हो जाता है, ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता रहता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जिसको ध्यान रखेंगे रिडक्शन कहते हैं, जबकि ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सी भाषा में आप यहाँ पे दी गई है, पढ़ सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या यौगिकों द्वारा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना उसका उपचयन यानी कि रिडक्शन कहलाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले जो अवयव यानी कि परमाणु या फिर मूलक का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्क्षेपण की घटना, जो परिघटना होती है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसकी खोज किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, जो कि 1921 में, ठीक है, 1921 में इनको इसी कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीव्र सीसा विषाक्तान को क्या कहते हैं। एक्चुअली ये बीमारी पूछा जा रहा है कि तीव्र सीसा विषाक्तान को जो बीमारी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होगा प्लम बीज में, ठीक है, प्लम बीज में। अब यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए सीसा विषाक्तान के फलस्वरूप होने वाली जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी होती है, इनका नाम यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो अक्सर यही पूछा गया, आप इन सभी को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बेयर का अभिकर्मक हम किसे कहते हैं, तो सही आंसर यहाँ पे होगा क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के जो विलयन होता है उसी को बेयर का अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु जो वो हथेली में पिघल जाता है। अगर हम उसको हथेली में रखते हैं तो वो पिघल जाता है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा धातु है जो पिघल जाता है। सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, गैलियम, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखा गया, आप इसको पॉइंट्स को पढ़िए। जैसे कि देखिए, जिस गैलियम को जीए से डिनोट करते हैं, गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, लेकिन इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका गलनांक लगभग जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यह धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, ठीक है। यही कारण होता है इसका टेम्परेचर जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के करीब आसपास होता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। आसपास क्या होता है, आपको पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री करीब सेल्सियस होता है, ठीक है, 37 डिग्री के अराउंड होता है। और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम होता है, जिस वजह से ये पिघल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो कि बी को टिक करेंगे, गैलियम। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है।
तो सही आंसर होगा मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया कि भारतीय मानक के अनुसार जलपान जल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर पीएच की अनुमेय परास क्या होती है। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू का जो रेंज होता है वो कितना होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6.5 से 7.5 के अराउंड। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षारीय माध्यम में फिनोलेफ्थेलिन का जो गोली होता है आपको पता होगा फिनोलेफ्थेलिन का रंग कैसा होता है। क्षारीय माध्यम में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। फिनोलेफ्थेलिन का जो रंग होता है वो क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। इसके बारे में यहाँ पे पढ़िए। फिनोलेफ्थेलिन एक अम्ल क्षार सूचक की तरह कार्य करता है। क्षारीय माध्यम में इसका जो रंग होता है गुलाबी होता है, जबकि अम्लीय माध्यम में यह रंगहीन होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गैसों के विसरण का नियम। तो गैसों का विसरण का नियम कह सकते हैं ग्राहम का नियम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनटीपी पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि एनटीपी का फुल फॉर्म बताइए। तो ध्यान रखिएगा, एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, ये होता है। एक होता है एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये है कि समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है। समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, ये जो नियम है एवोगाड्रो का अभिकल्पना। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। बताइए कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है। तो सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, उसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है। क्लियर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ल्यूमेन किसकी मात्रा है। बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन ये कि ल्यूमेन किसकी मात्रा है। तो देखिए ल्यूमेन जो मात्रा है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, जबकि ज्योति तीव्रता की मात्रक कैंडेला होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन का सही आंसर तो हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में, ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में जो आवर्त की बात की जा रही है। आवर्त का मतलब क्या हुआ, आवर्त का मतलब ये आपका हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन। तो इसमें कुल कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आपको बता दें कि पहले जो आवर्त होता है उसमें हमारा होता है 2 तत्व। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा होगा, इस पिक्चर में आप अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हुई, 18। चौथे और 5वें दोनों में कितने होते हैं, सॉरी मैं आपको बता दूं कि चौथे और 5वें आवर्त दोनों में 18 होते हैं, जबकि दूसरा और तीसरा में 8 होते हैं। पिक्चर में आपने देख करके कंफर्म कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है, बताइए क्या होगा। साबुन के अंदर के जो बुलबुले का दाब होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप किसी भी तरह से याद रखेंगे कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है किसका, तो ये किण्वन का उदाहरण है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, किण्वन। दूध को दही में कौन बदलता है, बैक्टीरिया के कारण बदलता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण ये बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि मानव शरीर में हेनले लूप कहाँ पाया जाता है। एक्चुअली एक थोड़ा सा अंग होता है, छोटा सा मानव शरीर में अंग होता है, हेनले लूप इसका नाम दिया गया। कहाँ पे होता है, किडनी में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, किडनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट कह रहा है कि सिरका, जिसको इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। बिल्कुल सही है, सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइकेन का निर्माण किससे होता है। बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन से कि लाइकेन का निर्माण किससे होता है, तो कवक और शैवाल। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे।
इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखा है, आप इस पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्ती और अन्य क्लोरोप्लास्ट भाग में होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ZnSO4 इंटू 7H2O किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? ZnSO4 इंटू 7H2O किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? तो सही आंसर होगा व्हाइट विट्रियोल। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, व्हाइट विट्रियोल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार डाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, इन्हें कहा जाता है? इन्हें हम लोग जो कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके बारे में अब यहाँ पे मैंने लिख रखा, जैसे कि देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। थर्मोसेटिंग पॉलीमर एक अस्थायी सेटिंग बहुलक है जो कि कठोर हो जाता है और मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान सेट हो जाता है और फिर इसे हम नरम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन भय, क्रोध और तनाव जैसी संवेदनशील परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी होता है तथा रक्तचाप और हृदय गति को बढ़ाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एड्रीनेलिन। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे और ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 35 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।